ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 पार्ट 1 एक्चुअल में, इसमें मैं बात करूँगा पार्ट 1, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं। और थैंकफुली ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया है। हरे कृष्णा आप सबको। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले आप अगर वीडियो पे अब आ रहे हो, पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। और सीधे बात करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे, सिंपल। तो प्रोसेस मैं सीधा हाईलाइट करना शुरू कर दूंगा सीधा। और प्रोसेस में आपके पास यहाँ चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस वो है जो प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के अंदर है उसको प्रोसेस कहते हैं। एक्सेसरी नॉट सपोर्टेड, पता नहीं क्या चक्कर है ये कुछ ना कुछ आता रहता है, ओके। और सिंक्रोनाइजेशन क्या करना है, क्योंकि अगर एक साथ प्रोसेस अगर हमारे पास आते हैं, अब जैसे यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस होते हैं। जो प्रोसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, कि इंडिपेंडेंट और एक कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वैसे होते हैं आपके, जैसे दो प्रोसेस है P1 और P2, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट के बाद थर्ड यूनिट पढ़ी है, CPU शेड्यूलिंग पढ़ ली है, ठीक है। उसमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, प्रोसेस की साइकिल होती है, उसका ट्रांजिशन डायग्राम होता है, कितने कितने फेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यूनिट 2 यूनिट 3 के बाद पढ़ी जाती है। ये ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। 1 3 2 4 5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। यूनिट 1, देन 3, देन 2, देन 4 एंड देन 5। यही ऑर्डर फॉलो करना बच्चों, क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट है, यही आपका कोर्स सब्जेक्ट आउटकम भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना आपका। तो आपके जो CT से ST जो भी होता है उसमें आएगा। तो आपके इंडिपेंडेंट प्रोसेस कौन से, P1 और P2 दो तरह के प्रोसेस हो गए। ये आपस में एक दूसरे से मतलब भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं अपने, या तो सेम काम कर रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक के एग्जीक्यूशन का असर दूसरे पर बिल्कुल नहीं होने वाला। तो एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। सिंपल सी बात आ गई यहाँ पर। फिर आ गया मेरे पास के भाई कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है। कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। मतलब किसी एक के होने पे दूसरे का। ये आपको याद आ रहा होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर निर्भर है, PB/A। अगर आपको याद हो, मैं आपको यहाँ मेंशन कर भी देता हूँ, देखो PB/A, राइट। इस तरीके से था। तो ये क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि इवेंट B इवेंट A के ऊपर होने पे निर्भर है, कि इवेंट A हो गया तो B होना, उस B के होने ना होने से नहीं फ़र्क पड़ता, A के होने से फ़र्क पड़ता है। B तभी होगा, कहता है भाई जब A आएगा तभी B आऊँगा मैं, राइट, ओके। थोड़ा लैग होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मैं ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ पे एक बात आती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, इसको हम अच्छे से अभी और डिस्कस भी करेंगे। तो एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है, ये एक कोड सेगमेंट है। मतलब ऐसा कोड सेगमेंट जिसमें शेयर्ड वेरिएबल होते हैं। मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है। अरे यार ये चेयर मैंने परेशान कर देगी, ओके। तो जो आपका जो भी प्रोसेस है, जैसे P1 P2 P3, ये एक रिसोर्स को शेयर करके रख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये P1 कहता है चलो X को शेयर करके रख रहे हैं, तो X आपका इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। आप सेम रिसोर्स को तीनों प्रोसेस चाहते हैं, तो कैसे सिंक्रोनाइज होगा, किस तरीके से होगा, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको बता दो कि भैया कोई भी प्रोग्राम जो होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, उसका डू और वाइल आपने पढ़ा होगा, राइट। सी लैंग्वेज में, C++ में आता है डू वाइल। तो हर एक प्रोसेस का एक एंट्री सेक्शन होगा, एक क्रिटिकल सेक्शन होगा और एक एग्जिट सेक्शन होगा। उसके बाद बाकी का रिमाइंडर एंड देन अपना बाहर। तो जो एंट्री सेक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स द एंट्री इनटू क्रिटिकल सेक्शन एंड गेट्स लॉक ऑन रिक्वायर्ड रिसोर्स। जैसे ही P1 का अपना एंट्री सेक्शन स्टार्ट हुआ, तो P2 और P3 को बता देगा भाई साहब मैं जा रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन में, शेयर्ड वेरिएबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब तक रुक जाना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। P1 ने क्या बोला P2 P3 से कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मैं ये इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वॉशरूम जा रहे हो, नहाने जा रहे हो, तब तक एक ही बाथरूम है जो आप शेयर कर रहे हो पूरे फैमिली मेम्बर्स में, तो एक बार में एक जाएगा, राइट। तो एक बार में जब जाएगा तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं करेगा, बार बार नहीं करेगा। तो वो हो गया क्रिटिकल सेक्शन, वो आपका हो गया शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। या ब्रश कर रहे हो, या एक ही सिंक है जो सबको उस पर ब्रश करना है, राइट, सुबह सुबह का हो गया। या एक ही प्लेट है, सबको उसी पे खाना है, ठीक है। या एक ही क्या कहते हैं, आप खाना खाने से मेस में मान लो खाना खा रहे हो,
एक ही पानी और वो टैप वाटर है जहाँ से आप पानी पी सकते हो या हाथ धो सकते हो, रेस्ट आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। या टिकट काउंटर हो गया, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और जब तक आपका प्रोसेस जो है वो एंट्री सेक्शन में अगर जैसे चला गया, एंट्री करके बोल दिया, और उस एंट्री से पता लग जाएगा P2 और P3 को कि भाई साहब ये P1 तो चला गया बिजी होने, हम अभी वेट करते हैं, तो ये P2 और P3 वेटिंग स्टेट में रहेंगे, अपना काम करेंगे। अब इसको और अच्छे समझेंगे, ये तो मैं सिर्फ अभी आपको हाईलाइट दे रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन का फंडा होता क्या है, ठीक है। और जब ये क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, कोड सेगमेंट जो हमारा ज़रूरी है काम करना, जिसमें हमारे पास आपका जो शेयर्ड रिसोर्स है उसको एक बार में एक प्रोसेस ही हैंडल कर सकता है। एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में आ गए तो मेरी हो जाएगी गड़बड़ी और सिस्टम हो जाएगा बंद। कहता भाई साहब क्या कर रहे हो। एग्जिट सेक्शन में, अब एग्जिट क्या मतलब होगा, रिमूव द लॉक ऑन रिसोर्स एंड लेट्स अदर्स नो दैट क्रिटिकल सेक्शन इज ओवर। कहता अब मेरा काम खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं, राइट। तो इसको और अच्छे समझते हैं। देखो जैसे ये मेरे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कि जैसे ये P1 है, राइट, P1 प्रोसेस है, ये P2 प्रोसेस है, राइट। अब ये P1 और P2 प्रोसेस जो है मेरे, इसको मैं और अच्छे से कर सकता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। तो P1 एंड P2, राइट, ये दो प्रोसेस है मेरे पास। अब ये दो प्रोसेस जो है, एक में एक शेयर्ड वेरिएबल है I = 5, I = 5 मैंने यहाँ शेयर्ड वेरिएबल है, और एक में हो रहा I++, एक में हो रहा I-। सिंपल। अब I++ के लिए जो अंदर एक्चुअल में ये हाई लेवल लैंग्वेज है आपका, इसको लो लेवल में असेंबली में या लो लेवल में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट होगा। तो I++ कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ इस तरीके से। जैसे पहला हो गया मूव I to R1, R1 नाम का रजिस्टर है, ये आपने आर्किटेक्चर कमिट आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा। फिर R1 में इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो इंक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू है R1 की, वो किस में चलेगी, I में चलेगी। सिमिलरली I-, वाला भी कैसे हो रहा होगा, मूव I R2, अभी R2 में जा रहा है, उसका डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट के बाद आपका आ गया, फिर वापस वो चला गया R2 से I में चला गया। इसको मैं L कर दिया, इसको मैं I कर देता हूँ, देखो I में वापस चला गया, राइट, ये देखो I में चला गया वापस, राइट। तो ये हो गया आपका पैरेलल प्रोसेसेस होते हैं। और यूनी प्रोसेसर पे हम ये मान के चल रहे हैं, ये देखो कंडीशन तभी आ सकती है कि एक ही प्रोसेसर है और बहुत सारे प्रोसेसर हैं जो एक शेयर्ड रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास, जैसे आज के डेट में तो हमारे पास क्वाड कोर CPU है, ऑक्टा कोर CPU है, 16 कोर CPU भी आ गया, 32 कोर CPU भी आ गया। वो कोर क्या है, वो प्रोसेसर्स हैं। एक छोटे से 1 नैनोमीटर के एरिया में, मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे होता है आपका 1 नैनोमीटर का जो एरिया है, सबसे पहले ये 1 नैनोमीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये 1 और ये 1 नैनोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, NM, ठीक है। अब इतने एरिया में पहले एक प्रोसेसर आता था, राइट, फिर आने लगे दो प्रोसेसर्स, ये क्या था, डुअल कोर, ठीक है, फिर आगे 4 प्रोसेस, 4 हिस्सों में बांट दिया। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। हम और छोटा करते जा रहे हैं, मतलब 1 नैनोमीटर स्क्वायर का भी 1/4 25% हिस्सा वो हम कर पा रहे हैं। फिर आ गया 16 कोर, देखो ये आ गया 6 कोर आ गया, ठीक है, 8 कोर, 6 कोर एंड 8 कोर, उसके बाद आपका 16 कोर, इसी के तरीके से आपका 16 कोर एक बन जाएगा। तो 16 कोर, 32 कोर, इस तरीके से ये आपका डिवाइड होता रहेगा। देखो इस तरीके से ये आपका 16 कोर बन गया। ऐसे आपके और डिवीजन होते जाएंगे और छोटा जाएगा, तो ज़्यादा बड़े प्रोसेसर एक छोटे से एरिया में आपके समाते जाएंगे। दिस इज़ द एडवांसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो आपके पास, हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास एक यूनी प्रोसेसर है, राइट, एक ये यूनी प्रोसेसर है। तो यूनी प्रोसेसर मतलब सिंगल प्रोसेसर है, एक ही है, और पैरेलल आपके प्रोजेक्ट जो प्रोसेस काम कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि भाई अब कैसा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कैसा होगा, मतलब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। आपने CPU शेड्यूल में देखा था कि प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। अगर मैं नॉन प्रीएम्प्टिव लेके चलूँ कि भाई P1 आया, P1 को पूरा काम करने दिया, 1 2 3, उसके जो इसको तीनों साइकिल्स जो है, तीनों इंस्ट्रक्शंस है, वो तीनों चलने दी। तो कहते हैं P1 कहते पहले तू चल, P2 कहता है मैं तेरे बाद आऊँगा, आराम से तू पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद मैं अवश्य आऊँगा। तो आ जाएगा जी, P2 भी आ गया, P2 1 2 3 5 1 2 3। अब क्या हो रहा है, सिंपल है कि भाई I की वैल्यू क्या है मेरी 5 इनिशियली,
आई की वैल्यू कितनी है मेरी 5, राइट। R1 में क्या चला गया 5, 5 चला गया, 5 क्या हो गया अब 6 इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। देखो बना दिया 6, और ये 6 किस में चला गया आई में, तो आई की वैल्यू क्या हो गई इस केस में 6। पहले वाला अगर एग्जीक्यूट हुआ P1 तो उसमें आई की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब चूंकि आई मेरा शेयर्ड रिसोर्स है, यही आई मेरा किसके पास गया P2 के पास गया, P2 के पास गया, तो यही आई किस में सेव हुआ R2 में सेव हुआ, और R2 में क्या हुआ डिक्रीमेंट, क्या हुआ 5 आ गया 5, और ये 5 मेरा कहाँ जाके सेव हुआ आई में, तो एट द एंड मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये क्लियर होगी बात। ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। P1 पहले आराम से पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, P2 इंतज़ार कर रहा है, P2 कहता है P1 होने के बाद ही मैं जाऊँगा, P2 कह रहा P1 तू अपने तीनों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर, उसके बाद मैं आता हूँ, तू आराम से कर अपना काम। तो ये था नॉन प्रीएम्प्टिव। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में कोई दिक्कत है ही नहीं यार, CPU वेट कर रहा है, वो आराम से एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस वेट कर रहा होता है। लेकिन अगर प्रीएम्प्टिव हो गया, ये आपके कैसे हो गए, ये आपके हो गए प्रीएम्प्टिव। प्रीमेटिव मत कर देना, मैंने बताया हुआ है। तो अगर P1 का कहता है 1 और 2 पहला और दूसरा चला, सिर्फ ये दो चले, उस समय P2 आ गया, क्या मेरे को कम जल्दी काम, मेरे को जल्दी काम है, मेरे को जल्दी काम है, तो आजा 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 आजा। तो P2 कहता है मैं तीनों चलाऊंगा अपने। तो भाई अगेन आई की वैल्यू कितनी थी 5, R1 में सेव हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, R1 में क्या इंक्रीमेंट हो गया 6। अब लेकिन ये 6 अभी तक सेव नहीं हुआ है, 6 अभी तक सेव नहीं हुआ क्योंकि उसका P1 का थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो P2 आ गया, P2 के पास क्या था, आई की वैल्यू क्या थी अगेन 5, इसके बाद आई की वैल्यू क्या थी, शेड वेरिएबल था ना 5 ही था, 5 सेव हुआ, फिर डिक्रीमेंट हो गया, क्या बच गया 4, अभी 4 चला गया आई की वैल्यू में आ गया। अब P1 कहता है यार मैं तो अपना काम खत्म करके आ रहा हूँ। अब देखो कोई भी प्रोसेस जो होता है, आपने थर्ड यूनिट पढ़ा होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हर प्रोसेस ये जानता है कि वो कहाँ पे छूटा था और कहाँ से उसको शुरू करना है, किस स्टेट पे था, अभी तक वो वर्किंग एग्जीक्यूशन स्टेट पे था, फिर उसको वेटिंग में भेज दिया। वेटिंग में भेजने के बाद जब आ रहा है तो उसको पता है कि भाई मेरी 1 और 2 एग्जीक्यूट हो गई, दोबारा उनको चेक नहीं करेगा, दोबारा चेक नहीं करेगा और वो सीधा थर्ड एग्जीक्यूशन कर देगा। R1 में क्या पड़ा है 6, R1 में क्या पड़ा है 6, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा आउटपुट दे देगा 6, जबकि P2 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था 4, आउटपुट क्या आ रहा है 6, वैसे आना कितना चाहिए था 5, क्योंकि एक इंक्रीमेंट किया एक डिक्रीमेंट किया तो बात बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर देखो गड़बड़ी आ गई। अगर एक एग्जीक्यूशन चले तो मेरी आउटपुट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, तीसरा मतलब प्रीएम्प्टिव का दूसरा तरीका, नॉन प्रीएम्प्टिव अगर बाकी नॉर्मल देखें तो तीसरा। P1 कहता है मैं 1 और 2 चल रहा हूँ, फिर P2 दमक गया, P2 बहुत परेशान कर रहा है यार, बहुत परेशान कर रहा है, P2 फिर दमक गया। P2 कहता कि भाई मैं भी चलूँगा, लेकिन अब P1 ने कहा कि भाई तू मत चलिए पूरा, उसके 1 और 2 होने के बाद P1 आ गया मैं चलूँगा तीसरा अपना। तब क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, अब इसमें अगर मैं देखूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया, ये एक मिनट, आई ना मिटना चाहिए भैया, ये मिटा दे मेरे बच्चों, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो लाइव चल रहा होता है बच्चे, ये मैं कोई रिकॉर्डिंग भी देखो लाइव ही करता हूँ, राइट। अब एडिटिंग मैं नहीं कर रहा इतनी, राइट। तो P12 चला, राइट, 1 और 2 चला, तो R1 में क्या सेव हुआ, इंक्रीमेंट होने के पश्चात 6 सेव हुआ। फिर P2 आ गया, P2 कहता है मैं चलूँगा, आई की वैल्यू कितनी थी 5 इसमें चला, ये 4 सेव हो गया डिक्रीमेंट होने के बाद। फिर P1 कहता है भैया मेरा तो R1 की वैल्यू 6 थी, हाँ जी 6, ठीक है। P2 कहता है मेरा भी तीसरा बचा है एंड में, P2 का कितनी वैल्यू थी, इसमें क्या आ गया 4, तो एंड आउटपुट क्या आ गया मेरे पास 4। तो अगर मैं कोई भी तरीका अपनाऊँ, अगर नॉन प्रीएम्प्टिव तरीका है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रीएम्प्टिव में भी तरीका अपनाओ तो मेरे आउटपुट अलग अलग आ रहे हैं, कोई भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है,
कोई भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है तो मेरा आउटपुट अलग आ रहा है। अब इसी चीज को हम कहते हैं रेस कंडीशन। क्या कहते हैं? रेस कंडीशन। होड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे के प्रति। P1 एंड P2 आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड देयर इज अ रेस। कौन पहले जल्दी कंप्लीट करे, कौन पहले करके देगे, आउटपुट वैल्यू दे, आउटपुट लेकर आए। ठीक है, हर प्रोसेस चाहता है उसका काम जल्दी हो, कोई प्रोसेस नहीं चाहता वेट करना पड़े। ये आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस कंडीशन। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, देखो ये आप लोगों का डेफिनेशन में लिख दिए। क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया? रीजन ऑफ अ प्रोग्राम विच ट्राइज टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स या रिसोर्सेज। यहाँ तो एक रिसोर्स था, एक ही वेरिएबल था जिसे हम शेयर्ड कह सकते हैं, ये लोकल वेरिएबल कह सकते हैं हर एक के लिए, लोकली शेयर्ड है। अगर मतलब सबके लिए अवेलेबल है एक जैसा तो ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ओके, एंड मे कॉज रेस कंडीशन। ठीक है, अब रेस कंडीशन क्या होती है? टिपिकली अकर्स व्हेन 2 और मोर थ्रेड्स, ये एक्चुअल में थ्रेड्स में काम हो रहा है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी आपकी इंटेल के अंदर आई थी, तो एक प्रोसेस को होने में एक तार है। ठीक है, एक तार है, यहाँ से एक तार ये हो गया, एक प्रोसेस यहाँ चल दिया, हर प्रोसेस को चलने। दूसरा तार 1 और 2 थ्रेड, दूसरा प्रोसेस यहाँ चल दिया। ठीक है, तीसरा तार, तीसरा प्रोसेस चल दिया। ये होता है आपका कॉन्करेंट प्रोसेसेस, P1, P2 और P3। 3 थ्रेड्स, हर थ्रेड हर एक प्रोसेस का। तो एक या दो से ज़्यादा थ्रेड्स अगर एक साथ रीड या राइट या कोई डिसीजंस ले रहे हैं बेस्ड ऑन द मेमोरी दैट दे आर करंटली एक्सेसिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस कंडीशन। या तो राइट कर रहे हैं, किसी वेरिएबल पे लिखा जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, या पढ़ा जा रहा है, रीड किया जा रहा है, या मेमोरी एक्सेस की जा रही है किसी और तरीके से, मतलब या डिस्टेंस दिए जा रहे हैं मेमोरी एक्सेस करने पे। तो ये होड़ लगी हुई है, कौन प्रोसेस जितना काम जल्दी कंप्लीट करेगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी है। मैं अब इसको आगे बढ़ता हूँ। रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स। अब क्योंकि अब ये गड़बड़ी आ रही रेस कंडीशन के जैसे, तो मुझे सिंक्रोनाइज तो करना ही पड़ेगा भाई। एज अ CPU मेरी जिम्मेदारी है कि जो प्रोसेसेस यूज़र रन कर रहा है या प्रोसेस जो मैं रन करवा रहा हूँ, एक CPU प्रोसेस होता है, एक यूज़र प्रोसेस होता है, यूज़र मोड, कर्नल मोड, राइट। ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो जो प्रोसेस आपके रन हो रहे हैं या कराए जा रहे हैं, उनका कौन मैनेज करता है? सब चीज़ CPU मैनेज, ये OS मैनेज कर रहा है। तो OS की जिम्मेदारी है सब काम कराना, तो वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म आपका अपनाएगा। ये जैसे P1 है, हर एक का जैसे हर P1 और P2 प्रोसेस में नॉन क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, 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 राइट। अब हमने यहाँ पर एक टेक्निक बताया कि हमने हर एक क्रिटिकल सेक्शन पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको आइडिया दे रहा था एंट्री और एग्जिट सेक्शन की, तो एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, हमने हर क्रिटिकल सेक्शन के उस पर बॉक्सिंग कर दी कि भाई क्रिटिकल सेक्शन में आने से पहले एक गार्ड खड़ा कर दिया जो बता देगा कि हाँ भाई आप अंदर आ रहे हैं, और एग्जिट पे भी हमने गार्ड खड़ा कर दिया तो भी बताएगा हाँ जी ये काम खत्म हो गया। P2 को बताता रहेगा। ठीक है, अब ये आपके 2 प्रकार की होती है, विद बिजी वेटिंग और विदाउट बिजी वेटिंग। अब इसमें आपको फंडा बताता हूँ, बहुत शानदार एग्जांपल दे रहा हूँ। आप हॉस्टल में रह रहे हो, सुबह सुबह उठते हो 9 बजे, सुबह का मतलब 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, राइट। कॉलेज जाना है तो, नहीं तो 12 बजे, 1 बजे आराम से दोपहर में उठते हो खाना खाने के टाइम में। ठीक है, और एक ही बाथरूम खाली है। आप 2 लोग उठे, 2 रूममेट, भाग भाग के आप घुस गए अंदर, एक जना घुस गया आपका रूममेट। अब आप बार बार, मतलब 2 तरीके हैं, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता उस बाथरूम से, ना आपको नहाना है, आप वेट कर रहे हो बाहर। बिजी वेटिंग में क्या तरीका है? रिपीटेटिव है, बार बार जाके पूछोगे अरे जल्दी बाहर आ, अरे जल्दी बाहर आ, अरे जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, अरे आजा आजा आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अंदर वो नहाएगा, नहाते नहाते बोलेगा अरे यार चुप कर यार, क्या कर रहा है तू, नहाने दे मुझे। ऐसे सुबह अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तब भी ऐसे ही होगा। हॉस्टल वालों को पता, हॉस्टलर्स को पता लग जाएगा ये चीज़, ये वो समझ सकते हैं, दे कैन रिलेट। अब ये तो हो गया रिपीटेटिव विद बिजी वेटिंग। बिजी हो, वेटिंग है, बिजी है वो जो बाथरूम है, वो वॉशरूम जो बिजी है, आप वेट कर रहे हो उसकी बड़े जो उससे देर से। दूसरा होता है विदाउट बिजी वेटिंग, वो एक बार जाके पूछेगा, बीच में एक बार पूछेगा भाई तू बिजी है, हाँ जी बिजी, ठीक है। फिर बाद में शायद का मतलब एक रैंडम अंतराल के बाद, एक रैंडम टाइम के बाद जाके फिर बाद में पूछे, लेकिन बार बार नहीं पूछेगा, बीच में आके बार बार नहीं पूछेगा। तो ये हो गया आपका रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव, या एक टाइम
उसके बाद स्लीप हो जाएगा कि भाई वो सो जाएगा कि मुझे उठा दियो जब तू हो जाए। तो जब वो बाथरूम से बाहर आएगा, वो बैठा होगा फ़ोन पे अपना काम कर रहा होगा, अरे आजा चल नहा ले जाके, तेरे लिए कर लिया मैंने, ठीक है जा। तो ये तरीका होता है आपका। तो रिपीटेटिव और ये वाला बिजी वेटिंग एंड विदाउट बिजी वेटिंग। अब इसका फंडा देखते हैं। देखो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स कुछ होती है, जैसे देखो ये एंट्री सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन बताया था मैंने। पहले रिक्वायरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे सिंक्रोनाइज करना है, पहले बहुत अहम बात आ रही है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब हो गया कि P1 और P2 म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ध्यान से सुनना, एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी और वो चीज़ फेल हो जाएंगी, राइट। दूसरा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को रोक रहा है, उसकी प्रोग्रेस रोक दे। ये नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस होनी चाहिए बट रोके नहीं, प्रोग्रेस ना रोके। कि भाई P2 कह रहा है P1 से कि मुझे नहीं जाना क्रिटिकल सेक्शन में, तुम भी मत जाओ। P1 कहता ओ ऐसा क्या, समझे। तो P1 को भी जाने नहीं दे रहा क्रिटिकल सेक्शन में। रुक रुक रुक, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वेट कर, अरे 2 मिनट वेट कर, अरे मैं आ रहा हूँ, उसको मत छुइयो, मैं आ रहा हूँ। P1 बेचारा वेट करता रह जाएगा। तो P2 क्या कर रहा है, P1 की प्रोग्रेस को हर्ट कर रहा है, रोक रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये दो चीज़ें आ गई। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स है, अगर प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी तो है ही आपकी। बाउंडेड वेटिंग, ये आपने स्टारवेशन जैसा पढ़ा होगा आपने कि अगर लंबा इंतज़ार हो गया प्रोसेस को, यार CPU यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं, CPU मिला ही नहीं बेचारे को, तो बंदा स्टार्व हो गया, भूखा रह गया। ये हो गया बाउंडेड वेटिंग। कि जैसे P1 और P2 ये एक बार क्रिटिकल सेक्शन गया, P2 भी एक बार गया। P1 2 बार क्रिटिकल सेक्शन में होके आ गया, P1 सिर्फ एक बार ही होके आया, P2 भी एक बार होके आया। P1 5 बार चला गया, P2 एक बार ही गया। P1 10 बार चला गया, P2 एक बार ही गया। लेकिन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि P1 तो इन्फिनिट टाइम्स एक्सेस किए जा रहा है। P2 कहता है मेक एक्सेस करो, मेरे को चांस नहीं मिल रहा, तू लपेटे जा रहा है, राइट। तो ये हो गया बाउंडेड वेटिंग। दूसरा आता है आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में आता है। अगर ये टेक्निक एंट्री सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन बीच में है, हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगा रखा है, या बाउंडेड वेटिंग कर रखी है, या प्रोग्रेस वाला फंडा कर रखा है, अगर ये किसी एक आर्किटेक्चर, चाहे 32 बिट का आर्किटेक्चर हो जैसे x86, या 64 बिट का आर्किटेक्चर हो जैसे x64, या ARM प्रोसेसर हो आर्किटेक्चर हो, ये इंटेल बेस्ड हो गए, या AMD आर्किटेक्चर हो, तो अगर एक टेक्निक किसी एक आर्किटेक्चर पे अगर चल रही है तो हर आर्किटेक्चर में, CPU के हर आर्किटेक्चर में चलनी चाहिए। आ रही बात समझ में, हर माइक्रो प्रोसेसर टाइप में चलनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। अब एक तरीका आ गया आपका लॉक वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है, पहली बात, जो कि इंप्लीमेंट हो रहा है यूजर मोड। ध्यान रखना कर्नल मोड में नहीं हो रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड केवल हार्डवेयर मैनेज करने के लिए होता है। IO डिवाइसेस, जो डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड है, आपका कीबोर्ड माउस, ये तो एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गई। अगर लैपटॉप है तो वो इंटरनल पार्ट हो गया, ठीक है। ये काम यूज़र मोड में हो रहा है। लॉक वेरिएबल कैसे हो रहा है, ये एक बिजी वेटिंग का सोल्यूशन है, बिजी वेटिंग का सोल्यूशन है, बता देगा बिजी है कि नहीं है, राइट। कैन बी यूज फॉर मोर देन 2 प्रोसेसेस, राइट। ये एक चीज़ है हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्टेप है। पहले 2 स्टेप आ रहे हैं आपके एंट्री सेक्शन के अंदर। वाइल लॉक वेरिएबल है नॉट इक्वल टू 0,
अगर जब तक वो 0 नहीं है तब तक चलते रहो, इसी लूप में घूमता रहेगा, ट्रू रहेगी। तो लॉक अभी फ्री नहीं हुआ, ताला नहीं खुला, अभी ताला नहीं खुला, लॉक है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1 है, ठीक है। अगर 0 हो गया तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेगा लॉक ले लेगा कि मेरा हो गया, मेरा हो गया, मैं तब तक यूज़ करूँगा। क्रिटिकल सेक्शन में चला गया लॉक लेकर, उसके बाद लॉक फिर जब बाहर आ गया तो लॉक क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर दूसरे प्रोसेस को बोल देगा हाँ जी अब आप यूज़ कर लो, आ जाओ, ठीक है। और लॉक हमेशा 0 होता है इनिशियली, राइट। तो लॉक का 0 का मतलब हो गया कि क्रिटिकल सेक्शन वेकेंट है, और 1 का मतलब हो गया क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब इसमें भी गड़बड़ी आ सकती है, ठीक है। अगेन प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव वाला फंडा होगा कि P1 है और P2 है। P1 ने अपना 1 तो ट्राई किया, 1 आ गया, पहले वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, P2 भी इसमें कूद गया, उसने देखा लॉक तो 0 है, ठीक है, लॉक मतलब 0 है, नॉट इक्वल टू 0, वो घूमता रहेगा कि हाँ जी वो उसी में अटका रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा पहले, ठीक है। वो देख के चला कि हाँ भाई खाली है, खाली है, खाली है। P2 कहता है मैं भी आ गया, उसने भी तो 1 चेक किया, कहता हाँ खाली है ये भी, मतलब P1 आके देख के चला गया कि हाँ भाई ये जो रिसोर्स है ये खाली है, मैं इसको अभी आके इस्तेमाल करूँगा। तब तक P2 आ गया, P2 ने कहा खाली है मैं उठा लूँ, उसने लॉक इक्वल टू 1 कर दिया, 2 हो गया, चला गया वो क्रिटिकल सेक्शन में, चला गया। तब P1 फिर आ गया, कहता है मेरा रिसोर्स कहाँ है, तो कहता है कि अब क्यों, चूंकि वो 1 वाला स्टेप एग्जीक्यूट कर चुका है, ये वाला हो जाएगा लॉक इक्वल टू 1, वो फिर लॉक इक्वल टू 1 सेट कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, ये तो रिसोर्स खाली था। कहता है हाँ है, चलो मैं घुस जाता हूँ लेके। अब एट अ टाइम P1 और P2 दोनों घुस गए। P2 कहता है अरे मैं काम कर रहा हूँ, तू क्या घुस रहा है अंदर, मैं काम कर रहा हूँ अपना। क्यों कहते हैं यार लॉक खाली था, मैं तो देख के गया था। तो अब यहाँ गड़बड़ हो गई, चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो था वो फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं हुआ, तो ये गड़बड़ आ सकती है, इसमें भी गड़बड़ है। अब इसी के तरीके से एक आपकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, यहाँ मैं रोक रहा हूँ, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है। इस यूनिट में कंप्लीट थ्योरी है, इसके न्यूमेरिकल भी मैं कोशिश करता हूँ न्यूमेरिकल मिल जाए तो। इसके बाद आपके इसके कई तरह के डेकर सोल्यूशन भी आता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पीटरसन सोल्यूशन भी आता है, फिर इसमें आपका वो भी आएगा, सीमाफोर्स भी आएगा, बाइनरी सीमाफोर्स, वो भी एग्जैक्ट। तो इस आपके सेकंड यूनिट पे इतना कुछ है। फिलहाल मैंने आपको सेकंड यूनिट का ऑलमोस्ट आधा पार्ट मैंने करा दिया है, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, सीधा ये टॉपिक्स कवर करूंगा सारे, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 में कोशिश, अगर पार्ट 3 बनाऊंगा तो उसे मैं कवर करूंगा। तो फिलहाल के लिए आपने देख लिया वीडियो, तो आप एक काम करिए, पहला काम तो करिए, मेरे चैनल पे जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब। बड़े मुश्किल से भाई रिकवर किया चैनल मैंने, अब इसको रिवाइव कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए, आपके लिए फ्री है यार, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सिर्फ लाइक कर दो वीडियो को, कोई बात नहीं, देख लिया, मत कमेंट करना, मत शेयर करना, कोई बात नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, आप वोट कर देना, ठीक है। लाइक कर दोगे तो बेस्ट रहेगा, तो यूट्यूब को पता लग जाएगा हाँ जी वीडियो देखा जा रहा है और फिर ये वीडियो सही पसंद आ रही है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट। हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।